माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने लास्ट में 6 थ्योरम कंप्लीट की। लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, एक तरफ से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 7वां और 8वां थ्योरम, 2 थ्योरम और बचे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जो कि कुछ कॉस के फार्मूले के प्रूव कर रहे होंगे, जैसे कोसाइन फार्मूला हो गया, प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। ये तो नॉर्मल थ्योरम्स थे जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज थे एक प्रकार के। एक्चुअल थ्योरम क्वेश्चंस के बाद पढ़ने वाले हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और जो क्वेश्चंस भी आज होंगे वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इससे बाहर से नहीं आने वाला। हालांकि जो सिलेबस है लगभग सिमिलर कर दिया गया, आप मन लगा के पढ़िए, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थ्योरम नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी। हम लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता क्या है, थ्योरम नंबर 7 है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होता है ध्यान से समझेंगे। इसके अनुसार इसका स्टेटमेंट क्या है, जो x प्लस वाई का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y। ये मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों का सम का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, x का मैग्नीट्यूड प्लस y का मैग्नीट्यूड। हालांकि ये जो वैल्यू है इससे कम हो सकती है बट ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इक्वल टू लगाई या लेस देन आर इक्वल टू लगाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए आइए इसको हम प्रूव कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, प्रूफ ध्यान से समझेंगे। अगर हम इसका प्रूफ करें तो अगर हम देखें x प्लस वाई का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x y होगा। लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी, बताना। या फिर इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का होल स्क्वायर। क्या आया, मॉड ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, मॉड ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस, बहुत सिंपल थ्योरम था, कुछ भी नहीं था, यही करना था। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, सेकेंड थ्योरम हमें प्रूव करना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बाद काची इनइक्वालिटी। कह रहा है हमारा स्टेट एंड प्रूफ काची इनइक्वालिटी। काची इनइक्वालिटी क्या कहता है, इसके अनुसार इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का जो होल स्क्वायर होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। दिखाते हैं कैसे प्रूव करेंगे। मान लेते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है। यहाँ पर करेंगे लेट वेक्टर a इक्वल टू इतना एंड वेक्टर b हमने मान लिया दूसरा वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये हमने माना, ठीक। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल हमने माना वो मान लिया हमने थीटा, वो एंगल हमने मान लिया थीटा। तब के लिए अगर हम ए डॉट बी निकालें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा होता है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी को क्या लिखते हैं, ए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। ये निकला हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू रखो क्या है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इज इक्वल टू, मॉड वेक्टर ए निकालो,
स्क्वायर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू निकालो, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये क्या मिला, आई से आई के मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 दैट आल्सो इक्वल टू क्या है हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर टेकिंग या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का जो होल स्क्वायर होगा दैट्स इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। दैट्स योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए, आया ना? जस्ट देखिए क्या प्रूफ हुआ, नोट करिए। था एकदम सिंपल ही, कुछ भी नहीं था। ये तो कुछ नहीं था यार, ये एकदम सो सिंपल। ये भी एकदम सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो, नोट कर लो। क्लियर है? क्लियर है? समझ में बात आई? समझ में बात आई? क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, वेक्टर ए की वैल्यू दी जा रही है, वेक्टर बी की वैल्यू दी जा रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 3b 2a माइनस b। इसमें क्या है यार, कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम। क्या करोगे, वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है, आप लोग खुद से करो, क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से करो, खुद से करो सब लोग। नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्यूशन भी इधर दिखा दे रहा हूँ, देन डोंट वरी, पहले क्वेश्चन करो। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करोगे, 3 से b में मल्टीप्लाई करा दो, उसको ऐड कर दो a में, फिर a में 2 का मल्टीप्लाई करा के उसमें से b को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद डॉट प्रोडक्ट करा दो दोनों का, i 1 हो जाएगा, j 1 k 1। और क्या करना था, कुछ भी नहीं। कर पाए सब लोग? सब लोग देखो एकदम ध्यान से करना, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो जो कर पाए बहुत बढ़िया, जो जो नहीं कर पाए ये देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देख लो। ये क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन कौन कराएगा, जिसे छोटा सा बच्चा 9th का स्टूडेंट्स भी कर लेगा। आप लोग तो फर्स्ट ईयर में हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए, आप लोग कर पाए ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए, कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना। प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है। इसके कहने के अनुसार पढ़ो पहले, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है। चलो चलो देखते हैं ए की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप लोग ए की वैल्यू देखोगे 10th। हम लोग इसे 10th एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं मालूम है? 9th एग्जाम्पल, उस 8th एग्जाम्पल तक, क्या 7th एग्जाम्पल तक हम लोग करते हैं। छोड़ो यार, फर्स्ट क्वेश्चन ये पढ़े, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। आज के लेक्चर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यू न्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे, नया नया नाम रखेंगे। हमें ए की वैल्यू दी गई है, कितना है, बहुत ध्यान समझिएगा, फटाफट क्वेश्चन बताएंगे। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। वेक्टर भी दिया गया है कितना, i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप। हमें निकालना है ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। हमेशा याद रखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ए एंड बी बोला जाए तो ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, बी एंड ए बोला जाए तो बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालना है, जो लास्ट होता है उसी पर निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ क्या रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है। ऑन बी इज इक्वल टू, ए का प्रोजेक्शन क्या है, ए का प्रोजेक्शन क्या है, ए ऑन बी जब निकालते हैं तो इसके फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड। ए मल्टीप्लीकेशन बी करो, 2i कैप माइनस जे कैप
प्लस का के कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी करो, क्या होगा आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। आई इंटू आई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे इंटू जे 1 होता है तो 2 हो जाएगा, के इंटू के 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या निकला 2 प्लस 2 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 5 बाई रूट 6 आया। यस योर फाइनल आंसर 5 बाई रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नोट करो फटाफट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ विच मेक्स द वेक्टर इतना एंड इतना परपेंडिकुलर। हमें एक वेक्टर चाहिए जो कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर बनाता हो। इसमें करना क्या है यार, सॉरी वेक्टर नहीं चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए जो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर बनाता हो। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच मेक्स द वेक्टर, वेक्टर दिया गया हमारा, तीसरा क्वेश्चन वेक्टर दिया गया हमारा क्या ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हमारा वेक्टर दिया गया, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए। और दूसरा वेक्टर दिया गया कितना माइनस का आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का ए के कैप, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। इसमें कह रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, हमें ए की वैल्यू निकालना है, ए इज ए कांस्टेंट। चलो, और कह रहा है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर बना रहा हो, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं व्हेन, लिखेंगे सॉल्यूशन में व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू द बी, जब ए बी के परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पैरेलल कब होता है, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये हमेशा याद रखना। परपेंडिकुलर होने का 0 का मतलब क्या है, आपको हमने प्रूफ भी कराया है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में 0। ए की वैल्यू रख दो, ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी की वैल्यू रखो, क्या आएगा -1 माइनस आई कैप है सॉरी प्लस 5 जे कैप प्लस ए के कैप इज इक्वल टू में 0। आई डॉट आई 1 होता है तो क्या हो जाएगा -a प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 3 प्लस a प्लस 3 क्या 3a इज इक्वल टू में 0। ये आया 3a माइनस a 2a प्लस 10 इक्वल टू 0। 2a इज इक्वल टू -10, a इज इक्वल टू -10 बाई 2, ये आ जाएगा a इक्वल टू -5। दैट इज योर फाइनल आंसर। a की वैल्यू आपको निकल आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ पा रहे हो ना, जितने क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल भी क्वेश्चंस हैं जो बताए जा रहे हैं। वैसे जितने भी क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं वो सिंपल ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिरर 2008 में आया भी था। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ऑफ द वेक्टर। हमें दो वेक्टर दिए गए जिसमें वेक्टर ए वेक्टर बी जो कि वैल्यू दिख भी रहा है आपको। हमें निकालना है कि एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। आइए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस का के कैप। वेक्टर बी निकालना है, दैट इज इक्वल टू 7 आई कैप -5 जे कैप प्लस का के कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाला है। हमें एक दूसरा यूनिट वेक्टर चाहिए। लेट ए रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर सी इज इक्वल टू, हम वेक्टर सी को यूनिट वेक्टर मान रहे हैं, ध्यान देना। ऐसा नहीं कैप नहीं लगा रहे हैं तो आप कैप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने माना है, ध्यान देना। हमने क्या किया है, माना है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब एक चीज आप लोग नोट करना कि कह रहा है इस यूनिट वेक्टर के, ध्यान देना, इस यूनिट वेक्टर से ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये है इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 आना चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 आना चाहिए। बातें समझ पा रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो क्योंकि ये क्या है, एक हमारा यूनिट वेक्टर है
सिंस सी इज ए यूनिट वेक्टर, जब सी यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड 1 होगा, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सॉल्व करते हैं। इसके कहने के अनुसार क्योंकि c जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखोगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट वेक्टर C is perpendicular to both of vectors वेक्टर A एंड वेक्टर B। क्वेश्चन के अनुसार कि जो C है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, A के भी और B के भी। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वेक्टर C डॉट वेक्टर A हमारा 0 होना चाहिए। दूसरी चीज वेक्टर C डॉट वेक्टर B भी हमारा 0 होना चाहिए। वेक्टर C डॉट वेक्टर A क्या होगा, वेक्टर C की वैल्यू रख दो, C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। A की वैल्यू रख दो, क्या है, 2i माइनस 3 प्लस k, 2i माइनस 3j कैप प्लस का k कैप इक्वल टू 0 होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन करा दो, क्या हो जाएगा, 2c1 माइनस 3c2 एंड k प्लस c3 इक्वल टू में 0। एंड यहाँ पे करोगे ये हो जाएगा हमारा c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। वेक्टर b की वैल्यू क्या है, 7 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस का k कैप इक्वल टू में 0। अब यहां पर देखो, अगर c1 इससे मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, c1 प्लस माइनस 5 c2 प्लस c3 इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अगर इसको सॉल्व करना हो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को, सिंपल है सॉल्व करने का जो तरीका है, दैट्स वेरी सिंपल। या तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में घटा के जोड़ करके कुछ भी वैल्यू c1 c2 c3 वैल्यू निकालो। जब आपको वो टफ लगे तो आप डायरेक्ट आप क्या करते हो, तिरिया गुणा करते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, इंग्लिश में देखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन 3 क्या दिया गया, हम एक तरफ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक बार लिख लो, 2c1 माइनस 3c2 प्लस c3 एंड दूसरा हमारा क्या है, 7c1 माइनस 5c2 प्लस का c3 इक्वल टू 0। अब इसे क्रॉस हम मल्टीप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से कहते हैं, जब हम c1 देखो 2 से मल्टीप्लाई है कि नहीं है उससे हमसे नहीं मतलब, जब हम c1 की वैल्यू निकालते हैं डिवाइड बाई, इसको छोड़ दो, ये c इससे तेरी गुणा करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3 मिलेगा, बीच में लगाते हैं माइनस, -5 1 -5 ही आएगा, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू c2 डिवाइड बाई करोगे, जब c2 हम निकालते थे इसको छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 हो जाएगा, एंड c2 यहाँ पर देख रहे हो माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जब हम फार्मूला पढ़ते हैं तो प्लस में था, बीच में यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसलिए हम इसे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना मैम, प्लस करके -3c2, तो वही चीज समझ रहे हो ना, 2 और बीच में लगता है माइनस, ये 7 1 जा 7 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू c3 डिवाइड बाई c3 की वैल्यू बात करेंगे तो -5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, बीच में लगाते हैं माइनस,
7 त्रिक 21 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, प्लस 21 इक्वल टू में 0 आया क्या। C1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस C2 डिवाइड बाई -5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस हम हटा सकते हैं, इज इक्वल टू C3 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू में 0। ये चीज यहां पर देख लेना, इक्वल टू कांस्टेंट रखते हैं, 0 नहीं, सॉरी हमने यहां पर 0 देख करके रख दिया है। तो यहां से आपको मिला क्या, ये C1 इक्वल टू, C2 इक्वल टू 5, C3 इक्वल टू 11। यहां से आपको क्या मिला, ये चीज ध्यान देना, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर C1 इक्वल टू, देखो अगर इसका इक्वल टू के करें तो क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू 2K, C2 इक्वल टू 5K, C2 इक्वल टू 5K एंड C3 इक्वल टू 11K। ये C1, C2 और C3 की वैल्यू मिल गई और इसे सॉल्व कर सकते हैं जब हमें C1, C2, C3 की वैल्यू मिल गई। देखो भाई K की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्या K की वैल्यू आपको मालूम है, नहीं मालूम है। अब पहले K की वैल्यू निकाल के C1 में रखेंगे, C2 में रखेंगे, C3 में रखेंगे, तब जाकर हमें C1, C2, C3 आएगा, फिर हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं K की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। C1, C2, C3 है तो इसका वैल्यू हम ले जाकर रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1, C2, C3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1, C2, C3 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन ले जाकर रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये रहा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू में 1। C1 की वैल्यू क्या है, 2K का स्क्वायर, प्लस C2 की वैल्यू है 5K स्क्वायर, C3 क्या है हमारा 11K स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। नाउ अब देखेंगे 2K का स्क्वायर करो 4K स्क्वायर प्लस 5K का स्क्वायर करो 25K स्क्वायर, 11K का स्क्वायर करो 121K स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। क्या हो जाएगा 121 25 146 4 150 150K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1/150। 1/150 क्या होता है, अगर हम यहीं से K निकाल लें, K इज इक्वल टू 1/√150 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू K इक्वल टू 1/5√6। K की वैल्यू मिल गई 5√6। अरे भाई 5 25 छक्का 150 आ गया ना। तो K की वैल्यू जब 1/5√6 है तो C1, C2, C3 की वैल्यू मिल जाएगी। देन C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 5 2/5√6। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/5√6। C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/5√6। भाई K है ना, K की जगह क्या लिखेंगे 1/5√6। 5 से 5 काट सकते हैं लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा है। तो हमें करना क्या है, और क्यों नहीं काटेंगे अभी दिखा दे रहे हैं। काट दो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो यूनिट वेक्टर C की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर C जो आया दैट इज इक्वल टू C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। C1 की वैल्यू क्या है 2/5√6 i कैप प्लस 5/5√6 k कैप प्लस 11/5√6 j कैप होगा ये k कैप। ठीक, इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर हम 5√6 क्या करेंगे LCM ले लेंगे 2i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 11 k कैप, दैट इज योर फाइनल आंसर। हम इसीलिए नहीं काटे थे, बाद में बात वही होती, नोट कर लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको, समझ में आया, नोट करिए। इसी से बेसिस पर एक क्वेश्चन और बता दें, ये क्वेश्चन अच्छा था ना, मजा आया, आपका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया से सॉल्व हो जाए, इसलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बेसिस पर, थोड़ा सा बस उसमें अंतर कर देंगे बस। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम इसको इसीलिए हटाएंगे नहीं ताकि आपको समझाते चले कि इसमें उसमें क्या अंतर हमें मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा 5th क्वेश्चन, हम देख लेते हैं क्या कर रहा है।
फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट्स। हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 3 यूनिट्स होगा, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर्स, जो कि दोनों वेक्टर्स है। ईच मतलब ए और बी दिया ही गया है, सी दिया गया होता सी के लिए भी निकालते हैं, ए और बी ही दिया गया, दोनों के लिए परपेंडिकुलर है। उसमें इसमें अंतर क्या समझ रहे हो, ये यूनिट वेक्टर दे रहा था, ये हमारा यूनिट वेक्टर दे रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था। यहाँ पर हमें वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, जिसका मैग्नीट्यूड 3 दे रहा है, तो यहाँ पर 1 की जगह 3 कर दोगे और एब्सोल्युटली इक्वल है। इक्वल का मतलब मेथड इक्वल है हमारा, वैल्यू चेंज है। तो इतना नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट ऑन। क्लियर है सबको? यहाँ पर वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। वेक्टर ए इक्वल टू दिया जा रहा है आपका, ध्यान से देखेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है, 3i प्लस जे माइनस 4k, 3i प्लस जे माइनस 4k, 3i प्लस जे माइनस 4k, एंड वेक्टर बी 6i 5j माइनस 2k, 6i माइनस प्लस 5j माइनस 2k। ठीक, वेक्टर है और वेक्टर भी दिया गया। हमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर सी, जिसका मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है, मैग्नीट्यूड 3 है। ठीक, रिक्वायर्ड वेक्टर हमें वेक्टर सी मिला है। हम मान लेते हैं इसको, C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप। अगर हम मॉड इसका निकालें, मॉड वेक्टर से इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। या फिर अगर हम देखें स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 मिनट वैल्यू रख के तब स्क्वायर करेंगे। ठीक, मॉड सी की वैल्यू क्या है, मॉड सी की वैल्यू यहाँ पर दी जा रही है 3 यूनिट, 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों जब स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाए 9, इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो या सेकंड बना लो, जो भी बनाना हो। इसका स्क्वायर करेंगे तो यही तो बचेगा ना। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें हैं, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर में जो वेक्टर सी है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, दोनों के परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर है। सी अगर ए के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हमारा 0 होगा। इसका मतलब है सी और बी अगर परपेंडिकुलर, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी हमारा 0 होगा। वेक्टर सी की वैल्यू है C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ A1 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बताओ, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप की वैल्यू हमारी 0 होगी। मल्टीप्लीकेशन कराएंगे 3C1 प्लस C2 प्लस माइनस आएगा, माइनस 4C3 इक्वल टू में 0 आएगा कि नहीं आएगा। एंड यहां पर C की वैल्यू क्या रखेंगे, C1 प्लस C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू क्या है यहां पर, 6i कैप 5j कैप एंड माइनस 2k कैप इक्वल टू में 0। मल्टीप्लीकेशन करा देंगे 6C1 और प्लस 5C2 माइनस 2C3 इक्वल टू में 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे डबल पाई मार देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सेकंड और थर्ड को आप प्रूव करिए। ये सेकंड क्या है हमारा 3c1 प्लस का c2 माइनस का 4c3, ये क्या हमारा 6c1 प्लस का 5c2 माइनस 2c3 इक्वल टू में 0 इक्वल टू में 0। जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम c1 लिखते हैं, डिवाइड बाय क्या करते हैं, इसको हटा दो, -2 1 हो जाएगा, -2 बीच में आता है माइनस, 5 चौक 20 होता है, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। भाई यही तो होगा ना, कुछ और तो नहीं होगा। प्लस का इक्वल टू में c2 लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, क्या होगा 3 2 6 -6 बीच में माइनस आता है, 6 4 24 माइनस माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू c3 की वैल्यू अगर हम निकालें c3 डिवाइड बाई माइनस का c3 है, क्या आ जाएगा 5 15 बीच में माइनस 6 इक्वल टू में k, कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, k a b c d e f g h कुछ भी मान लो, a b c वेक्टर है इसलिए हमने इसके अलावा कुछ दूसरा ही माना। तो यहां पर अगर सॉल्व करेंगे इसे c1 अपान 18 इज इक्वल टू c2 अपान 18 इज इक्वल टू माइनस c3 अपान 15 में 6 गया, कितना बचा 9 इज इक्वल टू में k। हम क्या करेंगे जब एक दूसरे के इक्वल है ना, जैसे 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 के 9 कट जाएगा ना, 18 से तो काट नहीं सकते क्योंकि ये नहीं कटेगा, हाफ हो जाएगा, यही चीज 9 से काट दो सभी को क्योंकि इक्वल में है तो कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, सिंप्लीफाई करने पर c1 इक्वल अपान 2 इज इक्वल टू c2 अपान 2 इज इक्वल टू माइनस c3 अपान 1 इज इक्वल टू में k, या c3 अपान -1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आपको c1 की वैल्यू मिली 2k, किताब वाले थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कर दिए हैं यहाँ पर, c2 इक्वल टू 2k मिली एंड c3 इक्वल टू -k मिली। अगर आप बुक का एग्जांपल्स देख रहे होंगे थोड़ा सा वहां पर मिस प्रिंटिंग है, इसको माइनस कर दिए इसको प्लस कर दिए हैं, थोड़ा सा वहीं पर प्रॉब्लम हो जाएगी, बस कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अपने हिसाब से करिए, बुक का देखकर मत करिए, उसे देखकर मत बौखला जाइए कि ये बुक में ऐसा ही क्यों दिया गया। आप अपने मेथड से करिए, आपका मेथड सही होना चाहिए, बस आप सही लगाओगे। बुक में मिस प्रिंटिंग हो सकती है बट आपसे नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आप दिमाग लगा करते हो ना, जिसके पास नहीं है तो भाई क्या करेगा। अब मैं दिमाग दे नहीं सकता, समझा रहा हूं, समझ लो। खैर हमारे द्वारा जितने भी पढ़ाए गए स्टूडेंट्स हैं सबके पास अच्छे दिमाग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हो। C1 C2 C3 ठीक है, वाह सर बखान कर दिया हम लोगों का। इन सभी की वैल्यू मिल गई, जब C1 C2 C3 की वैल्यू मिल गई, अब ये सभी की वैल्यू क्योंकि अभी k में है तो k में जब वैल्यू मिली है हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 की वैल्यू यहाँ पर ले जाकर रखेंगे, कहाँ रखें यहाँ पर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1, C2 एंड C3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ले जाकर रखो, क्या मिलेगा हमें, C1 का स्क्वायर है तो मतलब 4k स्क्वायर, C2 स्क्वायर है मतलब 4k स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर मतलब माइनस k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्या होगा 4 + 4 + 1 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर k इज इक्वल टू 1 मिला। जब k 1 मिल गया हमारा तो फाइनल जो हमारा C1 की वैल्यू आ गई, C1 इज इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू 2 एंड C3 इक्वल टू -k ही होगा, मतलब -1 होगा, सॉरी क्या कर रहे हैं -1। ये C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई। अब जब C1 C2 C3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर से निकाल लेंगे ये चीज। C1 की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यही करेंगे। आपके बुक में -2 की j कैप दिया रहा होगा, वही चीज थोड़ा सा मिस किए हैं, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, यही चीज हम बता रहे थे ना। ये एक अलग क्वेश्चन है, वो एक अलग क्वेश्चन है, दोनों को नोट कर लो बारी बारी से, दोनों को नोट कर लो, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको, आई बात गई समझ में, हटाया जाए, टेक स्क्रीनशॉट। देखो सबसे पहले सब लोग बताओ मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में। देखो जब तक मजा नहीं आता तब तक कोई आनंद नहीं, और क्वेश्चन इतने आसान है ना, मजा तो आएगा ही। जब हार्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं और
सॉल्व करने पे नहीं सॉल्व होते तब दिक्कत होती है। वैसे क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन भी है। कह रहा है वेक्टर ए बी की वैल्यू दी गई एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर दिया गया, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया गया, बी की ए बी की वैल्यू दी गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपको बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। आपको दिया क्या क्या गया है, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहली बात, दिया क्या क्या गया है, क्या दिया गया है, ए बी की वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया जा रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट दिया गया, बी का निकालना है हमें। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, 1 2 -1, 1 2 -1। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड कर पाएंगे। अगर हम देखें पोजीशन वेक्टर ऑफ, जब भी आपको निकालना हो तो पहले ए का पोजीशन वेक्टर निकालो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये आई कैप होगा, ये जे और ये के, ऐसे तो लिखा जाता है ना, आई कामा जे कामा के। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे भाई, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, आई कामा जे कामा के। पोजीशन वेक्टर कैसे हो जाएगा, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। x1 की वैल्यू 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप, 2 जे कैप प्लस -1 इंटू के कैप, माइनस के कैप। ये वेक्टर ए आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ है। एंड हमें क्या ज्ञात करना, समझना पहले इस चीज को आप समझना। हम क्या कर लेते हैं, लेट ओ बी द ओरिजिन। हम ओ को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अगर हम ए बी की बात करें, वेक्टर ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे तो लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी की बात करें, ए बी ही रहेगा, वैल्यू हम अभी रख रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हम क्या लिखते हैं, ओ ए लिखते हैं। अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी की वैल्यू निकालें, ओ ए इधर भेज दो, ओ ए को इधर भेज दो, यहाँ पर ओ बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको समझाने के लिए। ओ ए को जब इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ओ ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, प्लस में ओ ए की वैल्यू कितनी है, ये रहा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू में ओ बी। आई प्लस आई 3 आई कैप, 2 जे प्लस जे 3 जे कैप, माइनस माइनस प्लस, माइनस ही होगा, ऐड होगा 4 के कैप इज इक्वल टू में ओ बी। जब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इतना आया तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना होगा हमारा, आई कैप 3 है, जे कैप 3 है, के कैप -4। नोट कर लो, समझ में आया, एकदम सिंपल था, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट ही है। क्या है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर सच दैट मॉड वेक्टर इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इक्वल टू √2 एंड ए डॉट बी -1 दिया गया, फाइंड द एंगल बिटवीन। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, आप लोग करने का प्रयास करो। क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को सभी लोग करिए, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हम तो कराएंगे ही, टेंशन ना लो, क्वेश्चन तो हम लोग कराएंगे ही, लेकिन आप लोग खुद से करने का प्रयास करिए। क्यों, कर लिए, हम बताएं, कोई नहीं, बता दे रहे हैं, टेंशन ना लो।
भले, लेकिन खुद से करने का प्रयास किया करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। करना क्या है, ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी। कहा रहा है हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले हमें दे क्या रहा है, गिवन, यहां पर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गिवन मॉड वेक्टर ए, ये जो है मॉड वेक्टर बी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, दोनों √2 के इक्वल है। और क्या दिया जा रहा है, ए डॉट बी की वैल्यू भी दी जा रही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू -1। तो हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू -1 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा इज इक्वल टू -1। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू √2 इंटू √2 cos थीटा इक्वल टू -1। ये हो जाएगा √2 इंटू √2, 2 इंटू cos थीटा इक्वल टू -1। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू, ये cos 2π/3 की वैल्यू है। अरे भाई 120 डिग्री की वैल्यू है, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -12। अरे भाई देख इधर, हम दिखा दे रहे हैं, थीटा इक्वल टू 2π/3। cos 120 डिग्री की वैल्यू अगर निकालो, 2π/3 को क्या बोलेंगे, 120 है ना, 18 दूना 36, 3 60/3 120। cos 120 की वैल्यू निकालो, cos 90 + 30, cos 90 + 30 कितना होता है, -sin 30 बराबर -12। ये ठीक, 2π/3 इसके बीच का एंगल होगा, नोट डाउन करिए। ऐसे ही एंगल निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हमें वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है। क्या दिया गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालो। वेक्टर ए कितना दिया गया, वेक्टर ए कितना दिया गया, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी दिया गया आपका कितना, वेक्टर बी दिया गया कितना, आई - जे प्लस के। ये ए और बी दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ए और बी दिया गया। यहां पर आल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ द ए ऑन बी, या ए एंड बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन भी निकालना है। पहले एंगल निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा। दूसरा हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, एंड लिखा गया तो मतलब ये कितना होगा, ए एंड बी ही निकालना है ना। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन, फर्स्ट देखेंगे एंगल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। पहले निकालो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। कैसे निकालते हैं, देखो जब इसके बीच का एंगल हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का सिंपल फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि तभी तो थीटा मिलता है ना। कैसे मिलेगा, क्या निकालोगे, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा चाहिए, हम क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। ए डॉट बी करो, आई इंटू आई 1 लिख दो, क्या दिक्कत है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट लिखोगे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप डिवाइड बाई मॉड वेक्टर ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, बी आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर होगा ना। आई मल्टीप्लाई आई 1, जे -1 हो जाएगा, +1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब कितना आया, 1 से 1 0 हो गया, 1/3 cos थीटा इक्वल टू 1/3 आया, या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3।
इतना आप लोग कर देना, ठीक है, इतना आप लोग कर देना। अगर यहां पर दिया गया cos इनवर्स 1/3 की वैल्यू जो कि होती हमारी कितनी 70.52 डिग्री, 70.52 डिग्री, तब तो आप करना, अदरवाइज नहीं करना अगर दिया गया है तो। नहीं तो इतना ही करना बस। कैसे जानोगे कि cos इनवर्स 1/3 की वैल्यू इतनी होती है? नहीं जान पाओगे ना, ऐसे करना बस। समझ में आया? दूसरा क्या पूछा जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन ऊपर लगाएं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सेकेंड, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर कितना होगा बताओ? क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसी का मैग्नीट्यूड। समझ पाए? मतलब ये हमारे कहने का मतलब ए ऑन बी करना है, जिस पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अपान में वही। अगर बी ऑन होता ऊपर हमारा सेम रहता, वो नीचे हो जाता। ठीक है, बी डॉट ए करो, ए डॉट बी करो, सिंपल है। ए डॉट बी करे तो थे अभी यहीं पर, ए डॉट बी, ए डॉट बी कहाँ गया? ए डॉट बी ये 1 आया था ना, ए डॉट बी। अरे भाई क्या देख, ए डॉट बी करे इतना आया, इसके बाद इतना आया, 170 हो गया, 1 आ गया, डिवाइड बाय मॉड वेक्टर बी। मॉड वेक्टर बी भी निकाले थे, ये देखो मॉड वेक्टर बी, ये √3 √3। आप लोग कर भी सकते हो, बार बार निकालने की क्या आवश्यकता, निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, इफ ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 2, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 3 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 4, फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर दिया जा रहा है ए और बी दो वेक्टर हैं, सच दैट सॉल्यूशन आप लोग लिखेंगे। क्या क्या दिया जा रहा है? गिवन मॉड वेक्टर ए की वैल्यू दी जा रही है 2, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू दी जा रही है 3 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू दी जा रही है 4। ये दिया जा रहा है। हमें निकालना है मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी, मतलब मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। कैसे निकालोगे? कुछ आइडिया है ना? तो हमें मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए डॉट बी पता है, लेकिन अलग अलग ए भी नहीं पता है, बी भी नहीं पता है। पता है तो मॉड में पता है, कैसे निकालेंगे? ये सर यही तो नहीं आता समझ में। कोई दिक्कत नहीं, आजा समझाते हैं। देखो हम क्या करेंगे, मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों स्क्वायर? क्यों कि ये समझ रहे हो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बताओ, ऐसे तो होता है ना, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू मतलब 4। कितना आया? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, माइनस 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 5 आया। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। हमें तो 5 जरूरत, मतलब इसका होल स्क्वायर जरूरत नहीं है, हमको इसकी जरूरत है। स्क्वायर रूट कर लो, टेकिंग, यहां पर लिख लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या मिला हमको? मॉड वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। नोट कर लो, है ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। नोट कर लिए हैं? समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो दिमाग है वो छोटा होने लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप आगे चलेंगे उतना ज़्यादा हार्ड हम क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आ जाए। नहीं तो फिर वही ए डॉट बी निकाले रहोगे ना, तो पेपर में बैठोगे तो फिर वही ए डॉट बी ही याद आएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।